आ चुका है। पहला, ये राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। रियल हेड कौन होता है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति। राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। ये गलत लिखे हैं सही लिखे हैं, राज्य लिखे हैं तो सही है ना, इसका मतलब समझते हैं ना हम लोग। हाँ, अप्लाइड फॉर्म में आप पढ़ेंगे। जब अप्लाइड करेंगे तो ये वास्तविक से नाममात्र के हो जाएंगे और वो नाममात्र से वास्तविक के हो जाएंगे। बात समझिए, आपके घर में दादा हैं, पापा हैं, चला रहा है कौन घर, तो दादा के नाम से घर चलता है ना। पूछा घर का मुखिया कौन है हो, तो क्या बोलिएगा, दादा बोलिएगा ना। लेकिन पावर का यूज कौन कर रहा है, पापा कर रहे हैं। तो इस रूप में जितना भी काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात किया जाएगा तो राष्ट्रपति ही। लेकिन वही हम लोग व्यवहारिक में पढ़ते हैं, अप्लाइड सेक्शन में पढ़ते हैं, तो करते हैं कि नाम मात्र के प्रमुख नजर आते हैं और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो वो पीएम के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। ये सुने हैं ना। तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि वास्तविक हेड प्रधानमंत्री, ऐसा कहीं लिखा हुआ देखिए तो दिखाइए, तो कहीं लिखा हुआ ऐसा दिखाएंगे नहीं। वो तो हम लोग बोलते हैं, तो बोलना अलग होता है, करना अलग होता है। ठीक है। अच्छा, जितना भी काम राज्य से बाहर होता है, राज्य से बाहर होता है, यानी आप फॉरेन में गए, एग्रीमेंट साइन किए, एमओयू साइन किए, तो किसके नाम से साइन होता है, राष्ट्रपति के नाम से। तो ये एमओयू जितना भी अन्य राज्यों से साइन होता है, यानी अन्य देशों से एग्रीमेंट होता है, वो किनके नाम पर होता है, राष्ट्रपति के नाम पर होता है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 से 78 तक राष्ट्रपति के बारे में उपबंध किया गया है। देखिए, इसको नॉर्मल फैक्टर, मतलब यह आपको पता हो सकता है। एक क्वेश्चन आया है, राष्ट्रपति का पेमेंट कितना है, वेतन कितना है, कितना है, 5 लाख बोल सकते हैं, क्योंकि ये बढ़ते रहता है घटते रहता है। हाँ, 5.9 अभी सुनिए, आप पढ़िएगा। 5 लाख पढ़ रहे थे 4 साल पहले ही जब क्वेश्चन आया था। 4 लाख नहीं, उस समय 2.5 लाख था, 2.5 लाख से 5 लाख हुआ। हालांकि इनका जो मूल वेतन जुड़ते घटते रहता है, उसके कारण 5.9, 5.6 ऐसे सुनिएगा, तो ये वैरी करते रहता है। लेकिन अभी 5.9 जो एक्स्ट्रा भत्ता उनको ये सब मिल रहा है। ठीक। अच्छा, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है, तो ब्रिटेन के राजा के समान, ब्रिटेन के रानी के समान। बस अंतर इतना सा है कि हम लोग वंशानुगत नहीं हैं और वो वंशानुगत, मतलब उनका बेटा उनका बेटा उनका बेटा और उनकी पत्नी क्वीन बनते आ रही हैं। तो ये छोटा सा बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन सिंपल सा है, द्रौपदी मुर्मू जी जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। ठीक, किम में राष्ट्रपति हैं वर्तमान में भारत के। पानी लाइएगा ना, गिलास अच्छा रखा हुआ है। राष्ट्रपति हैं कि नहीं है, कि प्रधानमंत्री हैं, पूछ लिया गया एक टीचर से, और तो बेचारे राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर दिया, मोदी जी हैं, क्योंकि हर घर मोदी वहीं चल रहा है ना। मत सर्च कीजिए, 15वें राष्ट्रपति हैं, लिख लीजिए 15वें राष्ट्रपति हैं। व्यक्तिगत रूप से 15वें, पदानुक्रम के अनुसार 16वें, 15वें राष्ट्रपति लिख लीजिए।
आज बहुत बात करना है, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में नहीं बात करना है। हमको बात करना है, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? पहुंचते हैं ऐसे। राष्ट्रपति का निर्वाचन, आज इसी पर टाइम देंगे। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसी पर आज ही चल नहीं जाएगा यही। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं इंग्लिश में लिखवा दें क्या? इतना भी इंग्लिश तो लिख ही लेंगे, इतना तो हम लोग सब जानकार हैं। आर्टिकल 52 से 78 तक, वो थोड़ा चोंच ज्यादा आगे बढ़ गया है। बावन से शुरू हुआ है कि राष्ट्रपति भारत का होगा, उसके क्या कार्य हैं, उसका निर्वाचन कैसे होगा, सारा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। तो हाँ, सारा सेक्शन हम लोग देखते जाएंगे। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में संविधान में कहाँ उपबंध है, कहाँ पर वो है? तो वो 52 से 78 तक, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। आ जाए, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। पहली बात के कहां से प्रेरित है? कहां से? आयरलैंड से प्रेरित। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। इनका निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। निर्वाचक मंडल क्या है? सबसे बड़ा बात यह है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, तो इसको समझिए। पहले बात हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जो निर्वाचित लोग हैं वही निर्वाचक मंडल में शामिल हो। पहले बात समझिए, निर्वाचक मंडल है, जो इलेक्टेड होंगे, निर्वाचित होंगे, वही निर्वाचक मंडल का मेंबर बन सकते हैं। तो हमारे ध्यान में आना चाहिए कि निर्वाचित कौन कौन होते हैं, तभी ना हम बता पाएंगे। तो इसको अगर आप प्रोसेस में जाइएगा तो अच्छा से कर देते हैं। पहला, लोकसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पहला लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। 2 एंग्लो इंडियन थे, उनको साइडलाइन कर दिए। 2 तो 543 बचा, तो लोकसभा के हो गए। राज्यसभा के मेंबर, तीसरा विधानसभा के मेंबर, और कौन से मेंबर पहले ही लिख चुके हैं, निर्वाचित मेंबर, निर्वाचित सदस्य। और तीसरा दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। हाँ, अभी तो आएगा, अभी तो आएगा। हालांकि अभी वहां एक प्रोसीजर बाकी है, जो हाँ पार्लियामेंट विधानसभा को लागू करना बाकी है, लेकिन उसके मेंबर के रूप में शामिल किया जाएगा। लेकिन इस बार जो मुर्मू जी का इलेक्शन हुआ उसमें उनके मेंबर पार्टिसिपेट नहीं किए। लेकिन अभी जब प्रोसीजर बना है, उसमें बना है ना कि जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र बनेगा, तो उसके मेंबर भी शामिल होंगे। इस बार नहीं हो पाए क्योंकि वहां इलेक्टेड नहीं थे कोई। तो अभी मुर्मू जी का जब पढ़िएगा ना पूरा इस बार, तो वहां जम्मू कश्मीर के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, और उसके पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। नहीं किए, अभी तक तो नहीं किए। जब तक वहां विधानसभा का गठन नहीं हो जाएगा नहीं आएंगे। जब तक वहां निर्वाचित ही नहीं कोई, किसको भेजाएगा? उपराज्यपाल को। प्रशासक तो नहीं डाल सकता वोट, प्रावधान है, लेकिन जब अभी निर्वाचित हुए ही नहीं है तो प्रावधान वो साइलेंट में है।
मतलब खत्म नहीं है, साइलेंट में वो एक्टिव होगा, क्योंकि सरकार ने प्रोविजन ही रखा है ना आर्टिकल 370 को रद्द करते समय ये बोला ही है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन होगा। हालांकि उसमें देरी हो सकता है क्योंकि आप सिचुएशन जानते हैं जम्मू कश्मीर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज है कि कैसे होगा, तो दो शब्द है सुनिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। और सिंगल ट्रांसफर वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत। लेकिन इसको समझने से पहले हमको दो सिस्टम समझाना है कि निर्वाचन हमारे यहाँ कैसे कैसे होता है, मतलब इलेक्शन सिस्टम कैसा है। पूरी दुनिया में दो तरह की निर्वाचन प्रणाली है। इलेक्शन प्रोसेस जो है दो तरह का है। पहला है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इंग्लिश में भी यही है, पोस्ट सिस्टम। और दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दो है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, PRS, ये आप सुनने होंगे सामान्यतः। अच्छा चलिए, हमारा अभी बता देता हूँ फिर इसको समझा देता हूँ। हमारा जो आम चुनाव हो रहा है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और जो हमारा द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ या राज्यसभा मेंबर का चुनाव होता है, तो उसमें हम लोग किसका लागू करते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू करते हैं। अब हमारे सामने दिमाग में एक बात आता है कि आखिर ये है क्या, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है। तो बोला जाता है रेस में जो घोड़ा सबसे आगे रहता है उसको विजयी घोषित किया जाता है। ये सुने हैं, सुने। अच्छा, ये रेस कैसे होगा, तो वोटिंग राइट से होगा। ये रेस कैसे होगा, तो वोटिंग के द्वारा होगा। मतलब हमको मन किया कि भाई हम भी MP बन जाए, हर किसी का दिली ख्वाहिश रहता है कुछ ना कुछ बन जाए, इसलिए आप भी यहाँ बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ बने। तो हमको मन किया कि हम MP बन जाए और हम पटना निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार बन। अच्छा, तो हम विजयी कैसे होंगे, हम विनर कैसे घोषित होंगे, तो हमको पटना संसदीय क्षेत्र से या पटना सदर संसदीय क्षेत्र से हमको सबसे ज्यादा वोट पड़ता है तो हम विजयी हो सकते हैं, ये बात है। अच्छा, उसके लिए हमको 50% से ज्यादा वोट नहीं लाना है, ये याद रखें। हमको क्या करना है, सिर्फ ज्यादा वोट लाना है। हाँ, अगर 15 उम्मीदवार हैं तो 15 में हमको 5 वोट ज्यादा मिल गया तो हम विजयी घोषित होंगे। तो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम को और अच्छे से समझिए। हम पूरे भारत को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र में बांट देते हैं। ये क्या है, निर्वाचन क्षेत्र। यानी हम एक देश को, एक राज्य को विभिन्न इकाइयों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उससे फिर चुनाव करवाते हैं, और चुनाव में पार्टिसिपेट करती है सामान्य जनता यानी मैंगो पीपुल।
और ये अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करती है और जिसके फेवर में वोट देना होता है उनको देती है और जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही विजयी घोषित होते हैं। ये कोई बड़ा बात नहीं हुआ, या हुआ? तो लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम। ये डायग्राम बना दीजिए। संपूर्ण देश को निर्वाचन क्षेत्र का होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, लिख लीजिए, डिवाइड द इंटायर कंट्री इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, अच्छा, इसमें हम लोग कहते हैं कि हम लोग किसको चुनते हैं, ये बताइए, हम लोग किसको चुनते हैं? प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव। इसमें प्रतिनिधि का चयन होता है और इन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का चयन होता है। ये बात सही है? तो हम यहाँ फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम में हम लोग प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। किनको इलेक्ट करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें आम जनता द्वारा मतदान व्यवहार किया जाता है। आम जनता द्वारा मतदान व्यवहार किया जाता है। आम जनता द्वारा मतदान व्यवहार किया जाता है। वोटिंग बिहेवियर इज कैरिड आउट बाय द जनरल पीपुल। आम जनता द्वारा मतदान व्यवहार किया जाता है और जो सबसे ज्यादा मत लाता है वही विजयी रहता है। अंतिम, जो सबसे ज्यादा मत लाता है वही विजयी रहता है। द वन विथ द मोस्ट वोट्स विन। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही जीतता है। एग्जाम्पल के लिख दीजिए, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव, सॉरी, लोकसभा विधानसभा का चुनाव, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। क्योंकि अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन प्रोसेस को समझना है तो आपको इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया कि सारा भारत को हम लोग विभिन्न टुकड़ों में बांट दिए और उसका नाम दिए निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं करते हैं। इसमें तो क्या करते हैं, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं से हम लोग वोटिंग राइट्स लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हम इसका, ये प्रक्रिया जो होता है प्रत्यक्ष प्रक्रिया होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, और ये कैसा होता है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट चुनाव होता है। बात सही है गड़बड़ है? सही है। यहाँ हम पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ हमारे प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे प्रतिनिधियों को बांट देते हैं हम जो रिप्रेजेंटेटिव चुने वो दो रूपों में चुने। पहला तो चुने एमपी के रूप में और दूसरा चुने हम लोग एमएलए के रूप में। बात सही है? तो एमएलए और एमपी ही मिलकर, अब देखिए, अब एक बात और आता है कि हम कहते हैं अनुपातिक। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अनुपातिक होता है। तो अनुपातिक का मतलब क्या हुआ? उसको एकल संक्रमणीय मत कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। आते हैं, बिल्कुल। पहली बात तो ये याद रखिए कि हम लोग जनसंख्या का आंकड़ा लेते हैं 1971 से। अब ये समझिए अनुपातिक क्या है। अब देखिए, सारे लोग तो जा नहीं रहे हैं और हमको राष्ट्रपति का चयन करना है, ठीक है? तो हम क्या करें?
तो हम सारे लोग को ले जाकर और वेस्टेज ऑफ मनी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में चयन कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई आप राष्ट्रपति के चयन में प्रतिनिधियों का प्रयोग क्यों करते हैं, सामान्य जनता से क्यों नहीं इलेक्ट करते हैं, जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम में होता है। क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन उठ सकता है आपके दिमाग में कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जब कॉमन पीपल पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव का सहारा क्यों लेते हैं। ये सामान्य सी बात है, क्योंकि वो तो हमारे वास्तविक प्रमुख हैं। तो वास्तविक प्रमुख का चयन भी हम वास्तविक व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसका एक उत्तर आता है कि भैया सबको अगर आप चुन के भेजने लगेगा तो वो चाहेगा कि भी उस पावर का प्रयोग हम ही करें, तुम काहे करो। हम भी इलेक्टेड हैं और आप भी इलेक्टेड हैं, आपको भी जनता विश्वास रखती है और हम पर भी जनता विश्वास रखती है। तो हम क्यों नहीं पावर का यूज करें, आपको पावर क्यों दें। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मतलब नहीं। हाँ कोलैप्स करेगा तो लोग डेमोक्रेसी चल पाएगा। ट्रंप महोदय कहेंगे वैसे करो तो हमारे मोदी जी कहेंगे ऐसे करो, तो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो हमने इसलिए राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को ही सांकेतिक रखा है। सांकेतिक मतलब क्या होता है, सिंबॉलिक है ये, कि आप बस दिख रहे हैं कि आपका इलेक्शन हो रहा है, लेकिन पार्टिसिपेट हैं कौन कर रहे हैं, तो जो एक प्रमुख वर्ग है वही कर रहा है, पूरा समाज नहीं कर रहा है। ये बात समझे। तो इससे कोलैप्स होने का सिचुएशन जो है क्रिएट नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एमएलए और एमपी के वोट का निर्धारण करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट। इनके वोट की गणना करते हैं और उसके लिए हमारे पास एक सूत्र भी, ठीक है। लेकिन पहले आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है इसको लिख लीजिए, क्योंकि आपको दिक्कत करेगा। अभी तो समझ लीजिएगा, बाद में जाके दिक्कत कर सकता है। इसको हेयर पद्धति भी कहते हैं। हेयर मॉडल जैसे सुने थे ना, हेयर पद्धति भी कहा जाता है। हेयर महोदय ने यह सिद्धांत दिया है, इसको हेयर पद्धति कहते हैं। इसको हेयर पद्धति भी कहते हैं, लिख लीजिए। हेयर प्रोसेस भी बोला जाता है। हेयर हेयर लिखे तो कहाँ लिखे, अच्छा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को विस्टर्न में हुआ था। कौन सा देश क्या था ये नहीं, शायद यूएसए के स्तर पर ही हुआ है। चलिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, निर्वाचित निकाय को विभिन्न निर्वाचक मंडलों में अनुपातिक आधार पर बांटा जाता है। निर्वाचित निकाय को निर्वाचक मंडलों में अनुपातिक आधार पर बांटा जाता है। निर्वाचित निकाय को निर्वाचन मंडल में अनुपातिक आधार पर बांटा जाता है। इन द इलेक्टेड बॉडी द constituency are distributed on a proportional basis। अनुपात के आधार पर बांटा जाता है। इसमें निर्वाचन क्षेत्र को बड़ा भौगोलिक क्षेत्र मान लिया जाता है। इसमें निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी को बड़े रूप में स्वीकारा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को बड़ा भौगोलिक क्षेत्र में बांटा जाता है। बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बांटा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिवाइडेड इनटू लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया। Constituencies are divided into larger geographical area। इसका मतलब समझे, दो बात समझिए। जब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम करते हैं तो इसमें छोटा छोटा एरिया को डिवाइड करते हैं, लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में हम लोग राज्य डिफाइन करते हैं। ये बात समझिए, राज्य बड़ा या कंस्टिट्यूएंसी बड़ा, राज्य बड़ा, भौगोलिक क्षेत्र इसका ज्यादा बड़ा होता है। तो इसकी अपेक्षा ये एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है और एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग, सॉरी वहां का चलेगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हम लोग छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों का चयन करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया।
महफूज कहाँ लगे हैं? नहीं लिख पाए तो पूछिए मेरे से। बगल वाले को भी डिस्टर्ब, आप भी डिस्टर्ब। अगला लिखिए, हम इसमें राजनीतिक दल को वोट देते हैं, यद्यपि इसमें भी राजनीतिक पार्टी को ही वोट दिया जाता है। ठीक है, इसमें विशिष्ट राजनीतिक दल को वोट दिया जाता है, वोट्स फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी। ये दोनों में सिमिलर है, अलग नहीं है। लेकिन यहां जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है उसको वो जीतेगा, लेकिन यहां मेजोरिटी वोट्स का विनर होगा। क्या राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, तो हमारा नाम होगा, लेकिन पार्टी सिंबल किसका होगा? बीजेपी का होगा। हाँ, तो वो तो बिना, ऐसे भी तो हमारे लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वो सिस्टम नहीं है पवन सिंह। हाँ, तो ऐसा होता तो फिर व्यक्ति जीत के दिखा देते। व्यक्ति कहाँ जीतता है? पार्टी जीतता है। एनडीए जीता या यूपीए जीता या इंडिया गठबंधन जीता, ऐसे ना होता है कि आप बोलते हैं कि राष्ट्रपति जी जीत गए। नहीं, बहुमत साबित करते हैं ये। तो एक बात समझिए, इसमें जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो जीतता है, और इसमें जो बहुमत प्राप्त करता है वो जीतता है। मेजोरिटी वोट्स। मेजोरिटी वोट्स का मतलब क्या होता है? तो सिंपल बात है, 50% प्लस 1। 50% प्लस 1 यानी 50% से ज्यादा वोट प्राप्त।